नया IBN 7 हौसला है। मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान जुएल ओरांव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, यहां के जुझारू नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री विष्णुदेव साय जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार जी, सांसद श्रीमान दिलीप जी, स्थानीय विधायक मेरे मित्र श्रीमान दिलीप रे, स्थानीय विधायक श्रीमान सुब्रत जी, भारत सरकार के इस्पात सचिव श्री राकेश सिंह, संघ के अध्यक्ष श्री एस वर्मा, मंचस्थ विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, वंदे उत्कल जननी। ओडिशार प्रिय भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आज पवित्र उत्कल दिवस, ओडिशार प्रतिष्ठा दिवस, समस्त ओडिशावासी को ये अवसर रे मोर अभिनंदन। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्कल दिवस के पावन अवसर पर मुझे जगन्नाथ जी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। इस उड़ीसा को बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, साधना की, और आज उत्कल दिवस पर मैं विशेष रूप से उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास को प्रणाम करता हूं। उत्कल के गौरव मधुसूदन दास को नमन करता हूं। वीर सुरेंद्र साई को प्रणाम करता हूं और महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी को मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं। ये बिरसा मुंडा की भी क्रांति ज्योत से प्रज्वलित धरती है, मैं बिरसा मुंडा को भी प्रणाम करता हूं। और आधुनिक उड़ीसा बनाने के लिए बीजू बाबू को हर उड़ीसावासी हमेशा याद करता है। मैं इन सभी महानुभावों को और उड़ीसा की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं आज के उड़ीसा दिवस पर उड़ीसा वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उड़ीसा
विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उड़ीसा के नौजवानों का भविष्य ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सामर्थ्यवान हो। राष्ट्र के कल्याण में उड़ीसा की नई पीढ़ी अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उसको अवसर मिले। उड़ीसा का किसान हो, उड़ीसा का मजदूर हो, उड़ीसा का मेरा मछुआरा भाई हो या उड़ीसा का मेरा आदिवासी हो, ये वो धरती है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, अभिमान करता है। यहां का सूर्य मंदिर आज भी हिंदुस्तान को प्रकाश दे रहा है, एक नई आशा का संचार करता है। ऐसी इस पवित्र भूमि को मैं आज नमन करता हूं। मैं पिछले वर्ष अप्रैल महीने के पहले सप्ताह राउरकेला की धरती पर आया था, शायद 4 अप्रैल को आया था, और आज 1 साल के भीतर भीतर दोबारा मैं आपके बीच आया। मैं पिछले वर्ष आया था, तब आपके सपनों को समझना चाहता था, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझना चाहता था। आज जब मैं आया हूं तो मेरा 1 साल का हिसाब देने के लिए आया। और लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता जनार्दन को हमारे काम का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें, पाई पाई का हिसाब दें। भाइयों बहनों, ये राउरकेला एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जो राउरकेला में बसता नहीं है। राउरकेला में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान पूरे कोने में उसका तुरंत वाइब्रेशन पहुंच जाता है। और भारत के भी किसी भी कोने में कुछ भी क्यों न हो, पल दो पल में राउरकेला में पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के उस कोने में ये हुआ है। इतना जीवंत नाता संपूर्ण भारत के साथ इस धरती का नाता है, यहाँ के लोगों का नाता है। एक प्रकार से राउरकेला को बनाने में भारत को इस्पात की ताकत देने में ये लघु भारत का, ये राउरकेला का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को एक करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और आजादी के बाद किसी शहर ने भारत को इस्पात की ताकत दी है तो वो शहर का नाम है राउरकेला। यह वज्र सा सामर्थ्य दिया है, और जहां से वज्र सा सामर्थ्य मिलता है वो राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हटता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता जाता है। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कई वर्षों पहले इस्पात के कारखाने की नींव डाली। यहां का जो मजदूर होगा वो भी ये सोचता होगा कि मैं खनिज में से, आयरन ओर में से
मिट्टी जैसा जो लग रहा है उसको कोशिश करके मैं स्टील तैयार करता हूं, मजबूत स्टील तैयार करता हूं, अच्छा स्टील तैयार करता हूं। लेकिन राउरकेला के मेरे भाइयों बहनों, आप सिर्फ प्लेट नहीं बनाते, आप सिर्फ इतनी चौड़ाई, इतनी मोटाई, इसकी सिर्फ प्लेट का निर्माण नहीं करते हैं। आप जो पसीना बहाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उस भयंकर गर्मी के बीच खड़े रह करके आप अपने शरीर को भी तपा देते हैं। सिर्फ स्टील की प्लेट पैदा नहीं करते हैं, आप भारत की सैन्य शक्ति में, भारत की सुरक्षा शक्ति में एक अमोघ ताकत पैदा करते हैं, एक वज्र की चादर पर पैदा करते हैं। आज भारत सामुद्रिक सुरक्षा में इंडिजीनियस बनने का सपना लेकर के चल रहा है। हमारे युद्धपोत हमारे देश में कैसे बने, इस पर आज भारत का ध्यान है। लेकिन ये युद्धपोत इसलिए बनना संभव हुआ है क्योंकि राउरकेला में कोई मजदूर भारत की सुरक्षा के लिए गर्मी के बीच खड़े रह करके अपने आप को तपा रहा है। तब जाकर के भारत की सुरक्षा होती है, तब जाकर के युद्धपोत बनते हैं, तब जाकर के यहां बनाया पकाया स्टील भारत की सुरक्षा के लिए काम आता है। दुश्मनों की कितनी ही ताकत क्यों न हो, उन ताकत के खिलाफ लोहा लेने का सामर्थ्य हमारे सेना के जवानों में तब आता है जब वो मजबूत टैंक के अंदर खड़ा है और दुश्मन के वार भी मिलता है और दुश्मन के वार भी करता है। वो टैंक भारत में तब निर्माण होती है जब राउरकेला में मजबूत स्टील तैयार होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूर हिमालय की गोद में देश के सेना का जवान किसी टैंक पर खड़े रह करके मां भारती की रक्षा करता है तो उसके अंदर आपके भी पुरुषार्थ की महक होती है, तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा होती है। और उस अर्थ में यह स्टील उत्पादन का काम राष्ट्र की रक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये स्टील उत्पादन का काम न सिर्फ उड़ीसा के आर्थिक जीवन को, लेकिन पूरे देश के आर्थिक जीवन में एक नई ताकत देता है। इस पिछड़े इलाके में ये उद्योग के कारण रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रोजी रोटी का अवसर उपलब्ध हुआ है और आने वाले दिनों में उसके विकास के कारण और अधिक रोजगार की संभावनाएं होगी, विकास के और नए अवसर पैदा होने वाले। आज इस प्रोजेक्ट का एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन भी 2-4 कदम नहीं, एक प्रकार से उसकी ताकत डबल से भी ज्यादा होने जा रही है। इस ताकत के कारण देश की इस्पात की क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में, लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। देश 65% नौजवानों से भरा हुआ देश है। भारत मां की गोद में 65% 35 साल की कम उम्र के नौजवान मां भारती की गोद में पल
रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास। उनको अगर अवसर मिलेगा, उन्हें अगर रोजगार मिलेगा, उनका अगर सही स्किल डेवलपमेंट होगा, तो ये हमारे नौजवान पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा है, 10 साल में उससे तेज गति से आगे ले जाएंगे। ये मुझे मेरे नौजवानों पर पूरा भरोसा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का औद्योगिक विकास हो, भारत के अंदर जो खनिज संपदा है, ये कच्चा माल विदेशों में भेज करके, ट्रेडिंग करके, पेट भर करके हमें गुजारा नहीं करना चाहिए। हमारी जो खनिज संपदा है, वो कच्चा माल दुनिया के बाजार में बेचने से पैसा तो मिल जाएगा, ट्रेडिंग करने से अपना परिवार भी चल जाएगा, 5-50 लोगों का पेट भी भर जाएगा, लेकिन भारत का भविष्य नहीं बनेगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि भारत के पास जो कच्चा माल है, भारत के पास जो खनिज संपदा है, खान खनिज में हमारा जो सामर्थ्य है, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, और उसमें से उत्पादित चीजें हो वो विश्व के बाजार में उत्तम प्रकार की चीजों के रूप में जाएगी, तो भारत की आर्थिक संपदा ताकत भी अनेक गुना बढ़ेगी। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश में जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की जान बिछाई जाए, नौजवानों को अवसर दिया जाए, बैंकों से धन उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, और देश में एक नई औद्योगिक क्रांति की दिशा में प्रयास। भाइयों बहनों, एक समय था भारत की ओर को देखने को तैयार नहीं था। पिछला एक दशक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है कि जिसके कारण पूरे विश्व ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज भाइयों बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर भीतर निराशा के बादल छट गए, आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा है, और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उद्योग हो, कारखाने हो, दुनिया के लोगों का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ गया है। और हम इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं, हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं, आइए आप अपना नसीब आजमाइए। भारत की धरती उर्वरा है, यहां पर जो पूंजी लगाएगा, दुनिया में कहीं उसको जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत इस धरती के अंदर है, और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं। और उस इलाके में करना चाहता हूं। मैं देवन से कह रहा हूं कि भारत का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर होने से भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इससे काम नहीं चलेगा। वो बढ़ते रहे और बढ़ते रहे, लेकिन देश का भला तो तब होगा जब उड़ीसा भी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, आसाम आगे बढ़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, पूर्वी भारत का इलाका ये भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए जितना कि हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा आगे बढ़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से लेकर के गुवाहाटी तक पूरा इलाका, ये कैसे सामर्थ्यवान बने, कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की उस दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश है
परंपरा रही। दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र को बदलने का फैसला किया। ये परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो, बराबरी के भागीदार है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर हैं। उसी रूप में देश को चलाना है। और इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। भाइयों बहनों, राज्यों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन हम मांगते थे, क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में पहली बार लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफें क्या होती है, राज्य की मुसीबतें क्या होती हैं, उसकी भली भांति समझ है। मैं दिल्ली में बैठ करके भी उड़ीसा के दर्द को भली भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया। एक जमाना था, यहां का खनिज खदानें आपके पास, लेकिन रॉयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने निर्णय कर लिया, कई वर्षों से रॉयल्टी का जो मामला अटका था उसका निपटारा कर दिया और रॉयल्टी में हमने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं अगर धन राज्यों के पास होगा तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हमने इस काम को, भाइयों बहनों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। पिछले वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन ने करीब 18,000 करोड़ रुपया दिया था। भाइयों बहनों, हमने आते ही 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18,000 करोड़ का 25,000 करोड़ कर दिया। 25,000 करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य मिलजुल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक भारत सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने का प्रयास किया है, जो राज्य प्रोग्रेसिव होगा, जो राज्य लंबे समय की योजनाओं के साथ इस धन का उपयोग करेगा, वो राज्य हिंदुस्तान में नंबर 1 पहुंचने में देर नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। अब जिम्मेवारी राज्यों की बनती है कि वे विकास के मार्ग तय करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मन लगाएं, तत्कालीन लाभ वाला कार्यक्रम नहीं, लंबे समय के लिए राज्य को ताकत देने वाला कार्यक्रम हाथ में ले। आप देखिए, आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएगी और उड़ीसा में वो ताकत पड़ी है। उड़ीसा का इतिहास कहता है स्वर्णिम काल रहा है उड़िया का। फिर से बार वो स्वर्णिम काल उड़िया का आ सकता है और मैं साफ देख रहा हूं अवसर सामने आकर के खड़ा है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, कभी उड़ीसा के लोगों को लगता होगा कि हमारा ऐसा नसीब है कि कोयले की काली मां हमारे पर छाई हुई है। कुछ मिलता नहीं था, कोयला बोझ बन गया था। आज कोयले को हमने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई। कोयले की खदानों का अवसर किया, जो कोयले को हाथ लगाने से लोग डरते थे, आज उस कोयले को हीरे में परिवर्तित करने का हमने काम किया।
जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि कोयले के खदानों की चोरी में देश के खजाने का 1,76,000 करोड़ रुपया लूट लिया गया है। मैं पिछले अप्रैल में मैंने यहाँ एक भाषण में कहा था, तब मुझे कई लोग कहते थे साहब 1,76,000 नहीं होगा, थोड़ा वोट लिया होगा लेकिन इतना नहीं लिया होगा। तो लोग कहते थे, मैं भी कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता, सीएजी ने कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार में दे दी गई 204 कोल माइंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये चोर लुटेरे की जो बंटवारी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने लाल आंख दिखाई, 204 कोयले की खदानें रद्द हो गई। हमने तय किया हम ट्रांसपेरेंट पद्धति से ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, दुनिया के सामने खुलेआम नीलामी करेंगे, मीडिया के लोगों की हाजिरी में नीलामी करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, 204 में से अभी सिर्फ 20 की नीलामी हुई है, ज्यादा अभी बाकी है, सिर्फ 20 की। और आपको मालूम है, जिन 204 खदानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में 1 रुपया नहीं आता था, सिर्फ 20 की नीलामी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सरकार के खजाने, और ये पैसे दिल्ली के खजाने में जमा नहीं करेंगे। जिन राज्यों में कोयले की खदानें हैं, ये पैसा उनके खजाने में जाएंगे, उड़ीसा के खजाने में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएंगे, झारखंड के खजाने में जाएंगे। राज्यों में ताकत आएगी। भाइयों बहनों, ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, ये उदाहरण आपके सामने। ये लोग जिम्मेदार नहीं है क्या उन्होंने जवाब नहीं देना चाहिए? ये 2 लाख करोड़ रुपया 20 खदानों का आया कहां से? तो पहले पैसा गया कहां था? भाइयों बहनों, मैंने आपको वादा किया था, दिल्ली में अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा ताकि मेरे देशवासियों को माथा नीचा कर करके जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, 1 दाग नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, 1 दाग नहीं। भाइयों बहनों, अभी हमने नए कानून पास किए, मिनरल के संबंध में कानून पास किया, और मैं नवीन बाबू का आभारी हूं कि संसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया, तो राज्यसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविधा हो गई। और हम मिलकर के देश हित के निर्णयों को करते करेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी। राजनीति का स्वभाव ऐसा है कि पुरानी बातें भुला देना। जितना जल्दी हो सके भुला देना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपका सेवादार हूं। मुझे पुरानी बातें भुलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खुद होकर के याद दिलाना चाहता हूं। और मैंने गत वर्ष 4 अप्रैल को इसी मैदान से मैंने जो घोषणा की थी, तब प्रधानमंत्री नहीं था, आपने प्रधानमंत्री बनाया। और आज जब मैं पहली बार आया हूं तो मैं उस वादा पूरे करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि इस्पात जनरल हॉस्पिटल
कि मेडिकल कॉलेज काम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उसको विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस अस्पताल में आपको कभी पेशेंट बनकर के जाना पड़े। मैं आज उत्कल दिवस पर आपको शुभकामना देता हूं कि अस्पताल तो हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया बने, लेकिन 12 महीना खाली रहे। कोई बीमार न हो, किसी के परिवार में मुसीबत न हो, किसी को अस्पताल जाना न पड़े। लेकिन यहां की मेडिकल कॉलेज से होनहार नौजवान तैयार होकर के देश के स्वास्थ्य के लिए भी तैयार हो। एक बात और भी हुई थी, ब्राह्मणी नदी पर दूसरा ब्रिज बनाने की। मैं आपकी कठिनाई जानता हूं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ब्राह्मणी नदी पर दूसरे ब्रिज का काम भी कर दिया जाएगा। और उसके कारण राउरकेला की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली है, इसको आपको पूरा अंदाज है। भाइयों बहनों, आज मैं दूर से ही जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद ले रहा हूं, लेकिन पूरा उड़ीसा और एक प्रकार से देश और दुनिया के जगन्नाथ के भक्त नव कलेवर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद नव कलेवर आता है। पूरा उड़ीसा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाता है। रेल की सुविधा चाहिए, हवाई जहाजों की सुविधा चाहिए, और कोई सैनिटेशन संबंधित आवश्यकताएं हो, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके उड़ीसा के नव कलेवर पर्व में आपका साथ देगी। और ऊपर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से भी इसमें मुहैया किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज इस बात के इस कारखाने का एक्सपांशन के साथ हम आगे तो बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जाएंगे। विकास की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे। और मैं राज्यों को निमंत्रित करता हूं, आइए एक नए युग का ये शुभारंभ करने का अवसर है। लंबी सोच के साथ हम विकास की नींव मजबूत बनाएं, तत्कालीन फायदे से मुक्त होकर के हमारी भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम अपने रास्तों को प्रशस्त करें। मैं फिर एक बार सेल के सभी मित्रों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के छोटे मोटे इस्पात के कारखाने के मेरे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूं और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं भाई, मैं नहीं मानता हूं किसी सरकार के कार्यक्रम में इतनी भीड़ कभी आती है। चारों तरफ मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपने मुझे जो प्यार दिया है, ये प्यार एक प्रकार से
विकास के प्रति आपका समर्थन की अभिव्यक्ति है। देश के नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए आपके संकल्प की अभिव्यक्ति है। हिंदुस्तान के किसान को, गांव को, गरीब को ताकतवर बनाने के आपके सपनों को पूरा करने का जो संकल्प है, उसका पूरा समर्थन करने का आपका ये प्रयास है। मैं इसलिए मेरे उड़िया वासियों को शत शत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपने